मिडिल ईस्ट में जारी बारूदी कोहराम के बीच ट्रंप ने एक ऐसे सुपर वेपन को टेस्ट किया है जो अपने एक प्रहार से भीषण तबाही मचा सकता है। पलक झपकते ही कई मुल्कों का नक्शा बिगाड़ सकता है, वो भी चंद मिनटों के अंदर। दरअसल अमेरिका ने मिनटमैन 3 आईसीबीएम का टेस्ट किया है, जिसे दुनिया डूम्सडे मिसाइल के नाम से जानती है, क्योंकि अमेरिका का यह ब्रह्मास्त्र 13,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, वो भी एटमी हथियारों के साथ। तो क्या ट्रंप ने ईरान को हिरोशिमा बनाने का विनाशक प्लान तैयार कर लिया है? देखिए। खलीफा के मुल्क को सुलगाने के लिए, मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर और शक्तिशाली मुल्क अमेरिका ने आधुनिक युग के सबसे प्रलयकारी हथियार का टेस्ट किया है। और ट्रंप के इस विध्वंसक वेपन की सबसे बड़ी ताकत है तेज रफ्तार के साथ सॉलिड प्रहार, विनाशकारी तबाही चारों ओर। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार ट्रंप अपने दुश्मन के खिलाफ आर या पार मोड़। लेकिन इसी बीच अमेरिका से जो खबर आई है, उसने ईरान के साथ साथ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को दहला दिया है। अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया, वो भी कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग एयरपोर्ट बेस पर। यूएस की मिनटमैन 3 मिसाइल एक लंबी दूरी तक मार करने वाली आईसीबीएम है। इस अमेरिकी डेडली वेपन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके जरिए न्यूक्लियर अटैक्स भी किया जा सकता है, क्योंकि ये किलर मिसाइल अपने साथ एटमी वॉरहेड ले जा सकती है। इतना ही नहीं, सुपर पावर का ये सुपर वेपन एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही अपने एक प्रहार से दुश्मन मुल्क का वजूद मिटा सकता है। क्योंकि मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यह अमेरिकी आईसीबीएम करीब 36 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर तक है। इस आईसीबीएम की मारक क्षमता करीब 13,000 किलोमीटर है। यह 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी दागने में सक्षम है। अपनी इन्हीं विनाशकारी ताकतों के चलते अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल को डूम्सडे वेपन यानी तबाही के दिन वाला हथियार भी कहा जाता है। हालांकि पेंटागन ने दावा किया है कि मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट पहले से ही तय था। इसका हाल के तनाव से कोई लेना देना नहीं है, मगर आशंका यह भी जताई जा रही है कि क्या मिनटमैन 3 मिसाइल को ट्रंप वॉर जोन में झोंक सकते हैं? क्या ईरान पर डूम्सडे वेपन से हमला हो सकता है? क्या ट्रंप ने न्यूक्लियर बम का फर्स्ट ट्रेलर दिखा दिया है? गौर करने वाली बात यह है कि मिनटमैन 3 मिसाइल एक साथ 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है, और ये तीनों वॉरहेड जापान के हिरोशिमा में फटे लिटिल बॉय एटम बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। यानी जो तबाही जापान के हिरोशिमा में हुई, उससे करीब 20 गुना ज्यादा विनाश मिनटमैन 3 मिसाइल के एक हमले से होगा। अमेरिका ही दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने 8 दशक पहले अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था, वो भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिरा था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। देखिए, अमेरिका ने परमाणु बम वर्षक के जरिए लिटिल बॉय के नाम से एटम बम को जापान पर गिराया। यकीन मानिए, 15 किलोटन वजनी इस एटम बम ने उस दौरान बेतहाशा तबाही मचाई थी। एटम ब्लास्ट के साथ ही जापान के हिरोशिमा शहर में करीब 1,25,000 लोगों की मौत हो गई। कई किलोमीटर का इलाका राख हो गया। वहीं इस अटैक के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम गिरा था। इस एटमी विस्फोट में करीब 80,000 लोगों की मौत नागासाकी में हुई थी। जरा सोचिए, 8 दशक पहले अमेरिका के एटम बमों ने ऐसा नरसंहार किया जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। ऐसे में अगर ईरान पर मिनटमैन 3 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दागी गई तो हिरोशिमा नागासाकी से 20 गुना ज्यादा तबाही मचेगी। मरने वालों की तादाद लाखों में होगी, शहर के शहर राख हो जाएंगे। एटमी धमाके से ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि पूरा ईरान खंडहर में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग एयरबेस पर मिनटमैन 3 मिसाइल को टेस्ट किया गया। इसकी रेंज करीब 13,000 किलोमीटर है, जबकि यूएस के कैलिफोर्निया से ईरान की राजधानी तेहरान की दूरी 12,250 किलोमीटर है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग एयरबेस से ही ईरान की राजधानी को तहस नहस कर सकते हैं।
वो भी सिर्फ 30 मिनट से भी कम वक्त में, क्योंकि मिनटमैन 3 ICBM की रफ्तार 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब ये देखना होगा कि ट्रंप के मिसाइल ट्रेलर का जवाब ईरान किस तरह देगा। क्या ईरान अब कोई घातक कदम उठाएगा या फिर ट्रंप अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ चल रही जंग अब आसमान के साथ समंदर में भी जा पहुंची। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार समंदर में टॉर्पीडो अटैक किया है। उसकी ओहियो क्लास की सबमरीन ने समंदर में गश्त कर रही ईरानी युद्धपोत की समाधि बना दी। इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की। पहले ईरान पर आसमान से बमबारी, अब समंदर से आई तबाही भारी। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में भड़की जंग ने आसमान के बाद अब समंदर में भी आग लगा दी है। आसमानी हमले के बाद अमेरिका ने समंदर से ईरान को बहुत बड़ी चोट दी है। ओहियो क्लास की अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के घातक युद्धपोत आयरिस देना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर समंदर में ही दफन कर दिया है। अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए टॉर्पीडो का प्रहार इतना सटीक और शक्तिशाली था कि ईरानी युद्धपोत के पर खच्चे उड़ गए और वो देखते ही देखते लहरों के बीच समा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मारने के बाद ये ईरान को दिया गया अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरानी युद्धपोत पर समंदर में हुए इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यह भी दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद टॉर्पीडो से दुश्मन के जहाज को डुबोने का ये पहला मामला है। अमेरिकी नौसेना की ओहियो क्लास सबमरीन ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद खामोशी और सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया। पेंटागन के मुताबिक ये सबमरीन कई दिनों से ईरानी जहाज का पीछा कर रही थी। जैसे ही आयरिस देना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सटीक पोजीशन पर आया, सबमरीन ने हमला कर दिया। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि ईरानी रडार को इसकी भनक तक नहीं लगी। ईरानी फ्रिगेट पर हमले के लिए अमेरिकी पनडुब्बी ने घातक मार्क 48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। मार्क 48 एक हैवीवेट टॉर्पीडो है जिसे यूएस नेवी की अटैक सबमरीन इस्तेमाल करती हैं। आधुनिक समुद्री युद्ध में यह अमेरिकी पनडुब्बियों का सबसे अटैकिंग वेपन माना जाता है। मार्क 48 टॉर्पीडो की मारक क्षमता और सटीक निशाने के चलते इसे दुनिया के सबसे घातक पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले हथियारों में गिना जाता है। ये बड़े से बड़े वॉरशिप को समंदर में डुबोने की ताकत रखता है। ईरान के जिस युद्धपोत को निशाना बनाया गया वो मौज क्लास का फ्रिगेट आयरिस देना था। ये जहाज ईरानियन नेवी की सदर्न फ्लीट का हिस्सा था। इस जहाज की गिनती ईरान के सबसे मॉडर्न और काबिल युद्धपोत में होती है। ये कई तरह की मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस था। इस पर कई फाइटर हेलीकॉप्टर की तैनाती रहती है। आयरिस देना श्रीलंका के गाले शहर के तट से करीब 40 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद था। जहाज के क्रू को यह भरोसा था कि वो इंटरनेशनल सीमा में हैं, इसलिए उन पर हमला नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का तर्क है कि ईरान के इस जहाज से क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा था, इसलिए उस पर हमला किया गया। ईरानी युद्धपोत पर हुए इस अमेरिकी हमले में 80 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। जहाज पर 180 लोगों की मौजूदगी थी। इनमें न केवल नौसैनिक थे बल्कि कई तकनीकी एक्सपर्ट्स और रडार ऑपरेटर्स भी शामिल थे। 32 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन करीब 60 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये पूरी स्ट्राइक बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इसे अमेरिका के एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है कि ईरान की सेनाएं अब कहीं भी महफूज नहीं हैं। न सिर्फ आसमान बल्कि समंदर के रास्ते भी अमेरिका उसे तगड़ी चोट देगा। यह हमला तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। समंदर में पूरी पिक्चर दिखाने के लिए अमेरिकी नौसेना पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी सबमरीन ने ईरानी युद्धपोत पर हमले में जिस टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया वो समंदर का सबसे घातक शिकारी माना जाता है। इसे मार्क 48 टॉर्पीडो के नाम से जाना जाता है। इसकी ताकत और खासियत की बात करें तो इस टॉर्पीडो का वजन 1700 किलोग्राम होता है। इसमें 300 किलोग्राम विस्फोटक भरा रहता है। यह पानी के भीतर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ये 45 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकता है। ये एक्टिव और पैसिव सोनार तकनीक से लैस होता है।
एक्टिव सोनार से ये अपने टारगेट का पता लगाता है, जबकि पैसिव सोनार से ये टारगेट की आवाज सुनकर उसे ट्रैक करता है। ये टॉर्पीडो जहाज से टकराकर नहीं बल्कि उसके ठीक नीचे फटकर उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। आज 2 मिनट की देर हो जाती तो अमेरिका की मिलिट्री हिस्ट्री में नरसंहार का नया पन्ना जुड़ जाता। ईरान ने आज अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हमला किया। यह हमला इतना सुनियोजित था कि अमेरिका के एडवांस रडार तक ईरानी फाइटर जेट को ट्रेस नहीं कर पाए। लेकिन गनीमत रही कि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ ईरानी जहाजों को रोका बल्कि हवा में ही उन्हें मार गिराया, वरना आज का दिन अमेरिका के लिए काला दिन साबित होता। सुबह करीब 6:10, जगह कतर। धमाके से आसमान गूंज उठा। जमीन से करीब 80 फीट ऊपर कतर के एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान के Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर्स के टकराने की आवाज ने कतर ही नहीं पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी। मिडिल ईस्ट में तैनात हर एक अमेरिकी सैनिक की फैमिली का दिल धड़क रहा था, क्योंकि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान के Su-24 बॉम्बर की टक्कर एयर बेस के बहुत नजदीक हुई थी। कतर में मौजूद अमेरिका के इस अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका के 10,000 जवानों की तैनाती है। अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। जाहिर है अमेरिकियों की सांसें अटकी थीं कि एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। असल में क्या हुआ 10,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ, ये बताने से पहले आपको 2 मिनट दूर खड़ी थी 10,000 जवानों की बात, इस वाली स्टोरी को डिटेल में देखना चाहिए, क्योंकि 6 दिनों के युद्ध में ईरान का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने बरसों पहले रूस से खरीदे अपने 2 Su-24 बमवर्षक कतर की ओर भेजे। इन विमानों को 2 बड़े लक्ष्यों पर हमला करना था। पहला कतर का अल उदैद एयरबेस, जहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, और दूसरा रास लाफान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी, जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरानी विमान कतर के करीब पहुंचे तो वो रडार से बचने के लिए महज 80 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कतर की सेना ने रेडियो पर उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन विमानों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्हें दुश्मन विमान घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद कतर ने अपने लड़ाकू विमान भेजे। कतर के एक F-15 फाइटर जेट ने ईरानी विमानों को हवा में ही रोक लिया और दोनों के बीच सीधी एयर टू एयर कॉम्बैट हुई। इस मुठभेड़ में कतर के फाइटर जेट ने दोनों ईरानी बमवर्षकों को मार गिराया। दोनों विमान कतर के समुद्री इलाके में गिर गए। अब उनके पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से ईरान खाड़ी क्षेत्र में लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब तक ईरान 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से अधिक ड्रोन खाड़ी के अरब देशों की ओर दाग चुका है। हालांकि ज्यादातर हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया है, लेकिन कुछ हमले कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अगर 2 मिनट की देर हो जाती तो कतर एयरबेस पर मौजूद 10,000 अमेरिकी फौजी सुपुर्द खाक हो जाते। ईरान ने कतर की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक दिया, जबकि दूसरी दोहा के दक्षिण पश्चिम स्थित अल उदैद एयरबेस पर गिरी। कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका को $1.1 अरब का नुकसान हुआ। हालांकि इस हमले में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई। ईरान के जवाबी हमले में कतर नंबर 1 टारगेट है। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरानी हमलों की शुरुआत से अब तक उसके हवाई क्षेत्र की ओर 101 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 39 आत्मघाती ड्रोन आते हुए पकड़े गए। मंत्रालय का दावा है कि सभी मिसाइलें और 24 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। जैसे ईरान के Su-24 को समय रहते रोक लिया गया। अगर 120 सेकंड की देरी होती तो अमेरिका के 10,000 सैनिकों की मौत हो सकती थी। उसके बाद ईरान का क्या होता, सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका और इजराइल के बीच, ईरान के बीच छिड़ी जंग के हाल फिलहाल खत्म होने के आसार पर 2 हथियारों ने विराम लगा दिया है। ये दोनों ही हथियार पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किए गए हैं, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से। सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों ही मिसाइल्स सबसे घातक मानी जाती है। अमेरिका ने पहली बार निकाला वो हथियार जिससे ईरान दहल उठा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग 144 घंटों के अंदर ही लेवल 2 पर पहुंच गई है, क्योंकि अमेरिका ने पहली बार युद्ध में लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल निकाल ली है। तो दूसरी तरफ ईरान ने नए खलीफा की अगुवाई में उसका ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली खुर्रम शहर मिसाइल की 4थी सीरीज को ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ जंग के मैदान में छोड़ दिया है। अमेरिका है कि हर तरफ से ईरान को बर्बाद करने में लगा है। ईरान का नक्शा बिगाड़ने का प्रण ट्रंप ने ले लिया है। यही कारण है कि ये जंग खत्म तो होती नहीं दिख रही है।
बल्कि रोजाना हथियारों की खेप में से नए नए हथियार दुश्मन को सबक सिखाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पहली बार युद्ध में नई पीढ़ी की लंबी दूरी तय करने वाली प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल देखी जा सकती है। PRSM एक अत्यधिक सटीक निशाना साधने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि यह अमेरिका को ईरान के अंदर तक हमले की क्षमता देती है। यानी अमेरिकी एयरफोर्स जब चाहे जहां चाहे वहां हमला कर सकती है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को खत्म कर सकती है। लेकिन ईरान के नए खलीफा भी ट्रंप के इस वार पर चुप कहां बैठने वाले थे। ईरान ने हाथों हाथ इसका बदला लिया, ऐसा बदला जिससे ट्रंप और नेतन्याहू हिल गए। अमेरिका ने पहली बार अपनी PRSM मिसाइल ईरान के खिलाफ दागी तो ईरान ने भी अपनी बाहुबली मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर दिया। युद्ध और बर्बादी के बीच ईरान ने ऐलान कर दिया है कि एक एक हमले का जवाब उसी तीव्रता से दिया जाएगा। इसीलिए ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल को इजराइल के जायनिस रीजन में दागकर जमकर तबाही मचाई। खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल चौथी पीढ़ी की मिसाइल है। इसकी रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। खास बात यह है, ईरान से इजराइल की दूरी भी करीब 2000 किलोमीटर ही है। ऐसे में जब ईरान ने खुर्रमशहर से अटैक किया तो उसका जायनिस रीजन कांप गया। हमले दोनों तरफ से बराबर जारी हैं। इसके बावजूद पेंटागन ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि अमेरिका ने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है। दावे, आरोप युद्ध का हिस्सा है। ये अभी इसी तरह जारी रहने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है। और इधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अपनी रफ्तार से दौड़ लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ ईरान दुनिया भर के शिया मुसलमानों से जिहाद की अपील कर रहा है और दूसरी ओर आज शिया मुस्लिम बहुल अजरबैजान के एयरपोर्ट पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। ईरान इस वक्त हर वो स्ट्रेटेजी अपना रहा है जिससे युद्ध का दायरा बढ़े, लेकिन इस मकसद को पाने में ईरान गलतियां भी कर रहा है जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। अजरबैजान अगर युद्ध में कूदा तो ईरान के लिए युद्ध का एक और फ्रंट खुल जाएगा। ईरान ने अब पाकिस्तान के दोस्त पर ड्रोन से हमला किया है। वीडियो नंबर 1, ईरान का अजरबैजान पर हमला। मुस्लिम देश अजरबैजान के नख्चिवन एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग पर ड्रोन आकर गिरा, जिससे एयरपोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई। दूसरा ड्रोन स्कूल बिल्डिंग के पास क्रैश हो गया। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान के एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। ईरान के अजरबैजान पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट का युद्ध अब पश्चिम एशिया तक फैल चुका है। हमले के बाद अजरबैजान ने ईरान को जवाबी हमले की धमकी दी है। अब सवाल उठता है कि ईरान जो अब तक मिडिल ईस्ट के देशों को टारगेट कर रहा था, अचानक अजरबैजान पर हमले क्यों करने लगा? वो भी तब जब अजरबैजान की 55 से 65% की आबादी शिया मुसलमान है। इसकी वजह यही शिया मुसलमान हैं जिन्हें ईरान भड़काना चाहता है। लेकिन नख्चिवान एयरपोर्ट पर हमले के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है, वजह इससे भी बड़ी है। नख्चिवान ईरान और तुर्की की सीमा से लगा है। एक समझौते के तहत अमेरिका को अजरबैजान को उसके नख्चिवान क्षेत्र से जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग के विकास के अधिकार दिए गए हैं, जिससे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक मार्ग बनेगा। ईरान लंबे समय से इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। ईरान को डर है कि इससे ईरान, आर्मेनिया और बाकी के क्षेत्र से कट जाएगा। ईरान की स्ट्रेटजी है कि जो भी अमेरिका का दोस्त है वो उसका दुश्मन है। असल में ईरान इस वक्त चौतरफा गेम खेल रहा है, जिसमें अब मजहब को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे ईरान बहरीन को लगातार टारगेट कर रहा है। बहरीन में 45% आबादी शिया है, जहां खामेनेई के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ईरान इसी विरोध की चिंगारी को गृह युद्ध में तब्दील करने की फिराक में है। इसके लिए ईरान फारस के रास्ते बहरीन के शिया मुसलमानों को मदद भेज सकता है। ईरान का टारगेट कुवैत भी है, जहां 30 से 40% आबादी शिया मुसलमानों की है। कुवैत का बड़ा बॉर्डर इराक से सटा हुआ है। ईरान यहां मिलिशिया के जरिए शिया आबादी का समर्थन कर देश को अस्थिर करने की कोशिश में है। ईरान यही काम जॉर्डन में भी कर रहा है, जहां शिया आबादी सिर्फ 2 से 3% है, लेकिन जॉर्डन शिया बहुल इलाका इराक से सटा हुआ है। ईरान यहां सुन्नी शाही शासन के खिलाफ गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए इराक के प्रॉक्सी के जरिए खेल खेल रहा है। असल में ईरान जंग को जिहाद के रास्ते पर ले जाना चाहता है
और इसीलिए ईरान अब शिया फोर्स के सहारे अमेरिका के दोस्त मुस्लिम देशों को सबक सिखाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक ईरान जंग में अकेले ही डटा हुआ था। इजराइल अमेरिका जैसे मुल्कों से मुकाबला भी कर रहा था और मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों में भूचाल भी ला रहा था, मगर अब ईरान के साथ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग में एंट्री का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे लाल सागर में खलीफा की सीक्रेट फोर्स बारूदी जलजला लाएगी, देखिए इस एक तरफ इजराइल के विनाशकारी हथियार और विध्वंसक फाइटर जेट ईरान की सरजमी को सुलगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जंगी बेड़े समंदर के रास्ते ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान का साथ देने के लिए यूएस इजराइल के गठबंधन को धुआं करने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ मोर्चा संभाला है, बल्कि लाल सागर में बारूदी जंग का ऐलान भी कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का खुला समर्थन है और ईरान की तरह हूती विद्रोही भी इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लिहाजा जंग में यमन के हूती विद्रोहियों ने भी एंट्री की है। हूती विद्रोही खुलकर ईरान का साथ भी दे रहे हैं और इजराइल पर हमले का प्लान भी तैयार कर रहे हैं। जिस वक्त इजराइल और हमास में जंग छिड़ी थी, उस दौरान भी हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से प्रहार किया था। लेकिन हूती का असली बारूदी ट्रेलर तो रेड सी में दिखाई दिया था। लाल सागर को हूती विद्रोहियों ने एक ऐसे चक्रव्यूह में तब्दील किया जिसमें अगर कोई फंसा तो फिर उसका निकलना मुश्किल था। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया था। ऐसे में अगर हूती विद्रोही ईरान का साथ देते हैं तो एक बार फिर लाल सागर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले शुरू हो सकते हैं। जिस तरह ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, ठीक उसी तरह हूती विद्रोही लाल सागर की घेराबंदी कर सकते हैं। 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला लाल सागर, जो यूरोप और एशिया जैसे दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है, मगर इसी लाल सागर में बीते कई दशकों से यमन के हूती विद्रोहियों का दबदबा है। हूती विद्रोही जब चाहें जैसे चाहें लाल सागर में बारूदी गदर मचा सकते हैं। अपने घातक हथियारों से रेड सी की सप्लाई चेन को तहस नहस कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि बीते 2 सालों में यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में तांडव मचाया है। उसे देख अमेरिका तक सहमा हुआ है और ये खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।